अच्छी। किसान भाइयों, हम अपने पशुपालकों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली इत्यादि के पालन की जानकारियां तो देते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे ईमू के बारे में। दरअसल ईमू एक ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है और यह पक्षी इतना उपयोगी है कि इसका नाखून से लेकर चोंच तक सभी काम आते हैं। ये पक्षी क्या लाभ देता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका पालन पोषण कैसे किया जाता है, इस सिलसिले में आज हम आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे राजस्थान के कुछ ईमू पालकों से और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी RS सांगवान। हमारे चिट्ठी पत्री में कई किसान भाइयों की चिट्ठी आती हैं जिसमें पूछते हैं कि ये ईमू जो है ये किस प्रकार का पक्षी है, कहाँ पाया जाता है, क्या खान पान है उसका, कितना उसके गुण कौन कौन से हैं, कितनी कीमत है, सारी चीज़ें पूछते हैं। जितनी हमारे पास सामग्री है उसके अनुसार हम आपको बताते भी रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसे सफल किसान से मिलाएंगे जो खुद जिन्होंने राजस्थान के अंदर ईमू लाए हैं, पालन पोषण कर रहे हैं और सारा उनका आगे का क्या कार्यक्रम है, चलिए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आप हैं श्री भूप सिंह जी। भूप सिंह जी, आपका कौन सा गांव है और पूरा पता क्या है? गांव ये चक है सर, चक 3H बड़ा, ग्राम पंचायत मदेरा, तहसील व डिस्ट्रिक्ट गंगानगर है और स्टेट राजस्थान है। अच्छा, भूप सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये ईमू जो है कहाँ से पक्षी आया है? हाँ जी। आप कब यहाँ राजस्थान में लाए? क्योंकि राजस्थान में तो नई चीज़ है, खेती बाड़ी में तो ये था नहीं, मुर्गी तो थी लेकिन ये नहीं था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, कैसे काम शुरू किया, कितने फार्म है आज ईमू के यहाँ? सर ये ईमू 1 साल पहले लेके आया मैं यहाँ पे। अच्छा। जो कि 1 साल पहले आंध्रा से लेके आए। उससे पहले मेरे को इसकी जानकारी यहाँ एक कृषि मेला लगा था आज से 2 साल पहले करीबन। अच्छा। तो आंध्रा से कोई यहाँ चिक्स लेके आए थे, छोटा ईमू का चिक्स, जो कि देख के मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या बर्ड है, क्या इनकम है इससे। उस वक्त उसका नेट पे सर्च किया। उसके बाद हम लोग गए, आंध्रा गए और आंध्रा जाने के बाद देखा हमने वहाँ फार्म्स है, किसान को कैसे अंडा आता है, वो हैचिंग करते हैं, कैसे बर्ड रह सकता है। उसके बाद हम आंध्रा से इस बर्ड को लेके आए यहाँ पे, ये फार्म तैयार किया। और अभी ये है कि ये बर्ड इतना ज़्यादा वाइल्ड, ऐसे मान लो आपकी, इसको कोई रिस्क वाली कुछ नहीं है इसमें। ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकता है, 0 से 45-50 डिग्री तक। भूप सिंह जी, आपने कहा कि इसका रिस्क कोई नहीं है इसमें रखने में, तो कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं या गुण हैं जिनको देखकर आप आकर्षित हुए और यहाँ खुद भी और दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहन मिला उससे? रिस्क ना होने का जहाँ तक बात आती है, जैसे आप देख रहे होंगे सर, ये धूप में रह सकते हैं और सर्दी में भी रह सकते हैं। अच्छा। एक बात। दूसरी बात, अपने को इसका जो फार्म बनाने में जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम आता है। सिंपल नेट लगी हुई है फार्म पर, नेट के अंदर ये घूमते हैं खुले में। छोटा सा एक मतलब जिसमें कि ओलावृष्टि या ऐसा कुछ हो जाए उसके लिए छत बनाने की ज़रूरत है। ये इसके लिए लाइट या ऐसा कुछ विशेष नहीं चाहिए। जैसा कि मुर्गी फार्म में होता है, अगर आप हीट मेंटेन नहीं करते सर्दी के अंदर तो बर्ड्स को लॉस हो जाता है, या जैसे कि इन्फेक्शन से आने वाली बीमारियां आ जाती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता। अच्छा। दूसरी बात, ये फीड के साथ साथ जो प्रॉपर फीड अपने मुर्गी फार्म में जैसे खिलाते हैं, तो फीड के साथ साथ ये अपने खेत में जो खरपतवार या जो भी घास होता है वो सब कुछ खाते हैं। अच्छा। या रिजका वगैरह अपने स्पेशल इनके लिए बीज कर इनको काट के या सीधा भी डाल सकते हैं। तो ये फसल को भी खा जाते हैं? फसल को, ये जैसे कॉटन की फसल है इसको नहीं खाते सर। अच्छा। ये गेहूं की फसल को खा जाएंगे। जो पत्तीदार चौड़े पत्ते की जो घास है, खरपतवार है, उसमें ही आते हैं। ये फसल तो जानते नहीं है, लेकिन ये छोड़ के देखा है, जैसे कॉटन की फसल को नहीं खाते। और दूसरे गुण क्या क्या हैं? जैसे मांस है और चोंच है, पंख हैं, कई सारी चीजें। इसका वजन कितना है? इसका वजन एक 3 महीने से फार्मिंग स्टार्ट होती है इसकी। फार्मर को 3 महीने के बाद दिया जाता है, क्योंकि 3 महीने में रफ टफ हो जाता है। उसके बाद इसका 3 महीने का वेट होता है इसका 5 से 7 किलो। ठीक। उसके बाद जब ये 18 महीने का हो जाता है, वयस्क हो जाता है, 18 से 24 महीने में ये 40 से 50 किलो वजन पकड़ लेता है। अच्छा।
50 किलो तक वजन आने पर इसके अंदर की जो बात पूछ रहे हो आप, इसका मूल पर्पज है, इसके अंदर से ऑयल निकलता है, इमू ऑयल। जैसे कि बर्ड्स या जो अपने बकरी है या ऐसे कोई जिनकी मीट के लिए यूज करते हैं अपने जी, तो मीट के लिए यूज करने वालों में जो फैट रहती है वो उसके अंदर रहती है। इसका जो मीट है 98% फैटलेस रहता है, और जो फैट उसके अंदर निकलती है, मीट के अंदर होती है, वो एक जगह पर एकत्र हो जाती है बर्ड के विशेष जगह पे, शरीर पे, जिसको निकाल कर मेडिसिन यूज लिया जाता है। उसके आज इंडिया में ही पुणे में, आंध्रा में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे फेस वॉश, पार्लर्स में काम आने वाले प्रोडक्ट्स, इमू ऑयल जिसमें मेगा 3 मेगा 6 ये साल्ट्स होते हैं जो पेन किलर और जो अपने चर्म रोग है उनमें काम आते हैं। ठीक, तो उनमें दवाइयों में ये यूज लिए जाते हैं। इसके बाद रह जाता है इसका मीट, फैटलेस होने के कारण हृदय रोगी, शुगर के मरीज इसको खा सकते हैं, और फैट की इसमें मात्रा है नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। ये 92 से 98% फैटलेस है ये मीट। हमने सुना इसका मीट बिकता भी बड़ा महंगा है। महंगा बिकता है सर, इसका 500 से 700 रुपए तक, 800 रुपए तक मीट बिकता है इसका। तो कुछ प्रशिक्षण देते हैं, कुछ ऐसा प्रबंध किया आपने कि भाई किसान पहले देख ले कैसा पालन लालन इसका करना है और तब जाकर वो रखना शुरू करे? प्रशिक्षण का सर ऐसे है, यहाँ गंगानगर में गंगा इमू फार्मिंग कंपनी है, गंगा इमू फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, वो इसका प्रशिक्षण देते हैं। वैसे इसका नॉर्मली एक किसान को प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं है। एक फार्म पे अगर किसान 5, 7, 10 दिन तक जाता है, जो फार्म चल रहा है, तो उसमें सब कुछ सीख जाता है। अजय साहब, जो आपका एक कीमू फार्म है, ये कब से चालू किया आपने? कहाँ से ये पक्षी शुरू में लाए, और कुछ प्रशिक्षण वगैरह लिया था इनके लाने से पहले, या आपने अपना कहीं काम किसी फार्म पे देखकर वहीं से चालू कर दिया? ये बर्ड्स तो आया साहब आंध्रा से मैंने मंगवाए हैं, आंध्र प्रदेश से मंगवाए हैं। हमारे यहाँ गंगानगर में एक गंगा इमू फार्मिंग के है, तो मैंने ट्रेनिंग ली, मैं उनके यहाँ जाता रहता था, एक फार्म है उनके यहाँ मैं जाता रहता था, उससे देखा तो मैं उससे इम्प्रेस हुआ, तो मैंने उनके थ्रू ये मंगवाए हैं। कितने में एक जोड़ा आपको मिल गया ये पैसे में? ये जो मेरे बड़े थर्ड लेइंग के है, ये एज वाइज इनके रेट होते हैं साहब। अच्छा, तो जो मैंने ये अब जो मंगवाए ये थर्ड लेइंग के है, ये थर्ड लेइंग मीन्स ये 30 दफ़ा अंडे देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ मेरे 40,000 का ये पर पेयर पड़ा है मुझे। और कुछ छोटे बच्चे भी देखते हैं जो कि मेरे ख्याल 3-4 महीने के ही होंगे। हाँ, वो 3-4 महीने के हैं जी। हाँ। वो 12,000 का पर पेयर है जी। अच्छा, बड़े लाने में फायदा है या छोटे लाने में? फायदा तो इसमें बड़े लाने में ये है जी कि अभी लाएंगे तो जब ये अक्टूबर में इनके एग्स का सीजन होगा तो एग आपको रेडीली मिल जाएंगे। अदरवाइज ये जो 3 महीने के लाए हैं, इनको फिर 18 महीने के बाद ये एग्स देते हैं। ठीक है। 18 महीने के बाद जब अक्टूबर स्टार्ट होगा तब से ये अंडे देंगे। ये नहीं भी 18 महीने के हो गए अंडे स्टार्ट कर दिए, अक्टूबर से मार्च तक ये अंडे देते हैं। अब 18 महीने की जो जिक्र किया आपने जी, इसमें क्या खान पान देना पड़ता है? खुद बनाते हैं या खरीदते हैं? जैसे मुर्गी दाना लेते हैं कुछ तो बाहर से, कुछ अपना भी बना लेते हैं? नहीं, अभी तो इनके जो फीड जो है कंपनी से मैं बाय कर रहा हूँ। अच्छा, और इनमें जब से आप लाए हैं तब से कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आई है? नहीं, बीमारी है इसमें, बिल्कुल बीमारी नहीं है। ये रफ एंड टफ बर्ड है। कोई टीकाकरण करवाते हैं? ना, हल्का फुल्का तो थोड़ा वैक्सीन वगैरह, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें जैसे मुर्गी फार्म में होता है वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत रफ एंड टफ, टेम्परेचर का इस पे कोई प्रभाव नहीं है। गर्मी भी ये हमारे गंगानगर में मोस्टली 47, 48, 50 तक टेम्परेचर जाता है, वहाँ तक ही जाता है, और सर्दियों में माइनस में भी चला जाता है 0 डिग्री तक। तो भी टेम्परेचर में इनका कोई दिक्कत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर में। अच्छा, एक बात और है, कई किसानों से बात की, जिक्र करते हैं इतने जोड़े लाए जी। क्या जैसे मुर्गी में एक मुर्गा 30, 40 या 20 मुर्गियों का काम चला देता है, इसमें वो हिसाब नहीं है? जोड़े का क्यों जिक्र करते हैं? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है, ये अपने इंसानों से भी ज्यादा इनका सभ्य है कि ये एक जोड़ा, मतलब एक मेल और फीमेल ये जोड़े में ही रहते हैं। बाय द वे कोई इसमें दूसरा अटैक करता है, मेल या फीमेल, तो सब लोग मिलके उस पर अटैक करते हैं। मतलब ये पेयर में ही रहेंगे, एक मेल और एक फीमेल ये पेयर में ही रहते हैं। आज के दिन कितने कीमू आपके पास? मेरे पास जो बड़े जो आप देख रहे हैं बड़े, ये 30 पेयर हैं। अच्छा, और छोटे? छोटे मेरे पास 100 पेयर हैं सर। 100 पेयर है जी। तो 130 पेयर हुए। हाँ जी, 130 पेयर हुए। अब सोचते हैं आप मार्केटिंग कब शुरू करेंगे कि तो दे देते हैं कोई लेने आए तो? नहीं, अभी मैं मार्केटिंग स्टार्ट नहीं, अभी मैं इससे हैचरी का भी स्टार्ट करूँ, बच्चे निकालूंगा। अभी इनिशियल तो इसका फार्मिंग का ट्रेंड चलेगा। वैसे तो इसके अंडे भी मैं आपको दिखाऊं, अंडा भी है मेरे पास, मैं लाया था, जहाँ देख के आया था ट्रेनिंग में। जी।
संतोष कुमार सहारण जी, आप विधायक हैं यहाँ, और यहाँ एक राजस्थान में गंगानगर के आसपास चारों तरफ हमने देखा कि ईमू के छोटे छोटे फार्म और कई मिझोले भी हैं, कई बड़े फार्म भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको आर्थिक सहायता इस काम में मिल नहीं रही सरकार के बैंकों से, ऋण से। तो उसमें किसान की किस रूप में आप मदद करने की सोच रहे हैं ताकि उसको अगर अपना फार्म चलाना है ईमू का, उसको कोई दिक्कत ना आए? ईमू एक अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जी, और निश्चित तौर पे ये खेती से जुड़ा हुआ एक तरह का मामला फार्म है, फार्मिंग है, इसका नाम ही ईमू फार्मिंग रखा गया है। ये ईमू को मैंने काफ़ी अपने नज़दीक से देखा कि हमारे 3H में फार्म है, गंगा फार्मिंग, उनके यहाँ हम गए, मेरे क्षेत्र में वो पढ़ते हैं, तो मैंने जाके देखा, गौर से देखा, फिर मैंने मेरे बच्चे को कहा, मेरे लड़के को कहा, फिर इनको साथ लेके हमने स्टडी किया इसके अंदर, और इंटरनेट पे भी देखा, गुजरात में भी जाके इनके साथ फार्म देखे, हमारे यहाँ पंजाब में शेरगढ़ में आसपास फार्म लगे हुए हैं। हमने एक मानस बनाया कि ये जो रफ एंड टफ जानवर है, इस तरह इसमें बहुत कम रिस्क है। किसान वैसे खेती करता है उसमें 100% रिस्क है, और इसके अंदर टोटल काम रिस्क का है, कुदरत पर डिपेंड करता है। ये जानवर, इसकी जो स्टडी की हमने, ये बहुत रफ एंड टफ जानवर है, बहुत अच्छी पैदावार देता है। इसकी जो प्रोडक्शन है, अंडे से लेकर के जो इसका अंडा है वो फिलहाल फार्मिंग में काम आ रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, लेकिन यहाँ जो इसकी फार्मिंग शुरू हुई है बहुत ही छोटे स्तर पे है। हम चाहते हैं कि इलाके के अंदर इसकी फार्मिंग बढ़े। मैं निश्चित तौर पे इस कोशिश में मेरा जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर जो बनेगा, सोशल प्रेशर जो भी मैं कर पाके, और किसान की बहबूदी के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बैंक से, गवर्नमेंट से, नाबार्ड से जो भी व्यवस्था बैठेगी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, राजस्थान गवर्नमेंट से भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोन, सब्सिडी और किसी प्रकार की फैसिलिटी जो है, मेडिकल एड वगैरह की जानकारियाँ, मेडिकल की और इसकी ट्रेनिंग के जो कोर्सेज हैं वो भी करवाने की मैं कोशिश में लगा हूँ। मेरा मन है कि इसमें किसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। तो आपका ईमू फार्मिंग में कैसा भविष्य आप देखते हैं? मेरे को इस ईमू फार्मिंग का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कम देखभाल के से और अच्छी इनकम आने वाला एक तो जरिया है ये। दूसरा, इसका हर एक पार्ट, शरीर का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर बर्ड बाई चांस, इस एज का बर्ड जो आप देख रहे हैं, इस एज का बर्ड मर भी जाता है तो मीट अगर उसका काम नहीं लेते, लेदर और ईमू ऑयल से अपने को 20 से 30 हजार रुपए रिकवर हो सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है फिर तो। आपने जो जानकारी दी जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।